एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2020 के लिए सामाजिक विज्ञान पेपर 2 का ये सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें 60 प्रश्न होंगे आपको पेपर टू में जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 30 नंबर होंगे सीडीपी से, साथ ही 30 नंबर होंगे आपके जो सब्जेक्ट होंगे उससे, हिंदी या इंग्लिश। फिर 30 नंबर होंगे हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, संस्कृत, उसमें से 30-30 60 30-90 नंबर तो ये हो जाएंगे। बाकी बचे 60 नंबर। उस 60 नंबर में अगर आपका सामाजिक विज्ञान है तो वो 60 नंबर आपके सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो उसके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं। इसमें पेपर 2 के जो 60 नंबर है उसके लिए सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज का पहला सेशन आज का। आपको बता दें कि सीडीपी फॉर सीटेट पेपर 1 के लिए भी हम सीरीज लेकर आए हैं। पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन के साथ, और ये सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। अब कथन ए और बी हम दोनों पढ़ते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। अगला है बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। और बताना है ये कौन सा वनस्पति है जिसे इसमें दोनों में वर्णन किया गया है। ऑप्शन है शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, शीतोष्ण घास स्थल या शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ये कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन ए शंकुधारी वन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक यानी चाँप झील चिन्हित है, या मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, या नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है, या पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, इसलिए तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, कथन क्या है, कथन है हमारा ए कथन है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। अब देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। चलिए आगे चलते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती है, रक्षक मेखलाएं मदद करती है किसकी, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, और नलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, या मृदा में नमी बनाए रखने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3, रक्षक मेखलाएं मदद करती है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती है। चलिए अगला देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन है वनस्पति जात, प्राणी जात, या जलवायु, ऊंचावच, या समय। तो कौन सा होगा, तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, वितरण के आधार पे संशोधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है।
ऑप्शन है जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में, वास्तविक संसाधन या संभाव्य संसाधन के रूप में, या नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन 2 सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में। 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हो। अगला है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है, या जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 विविध समाज वह है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग, जेंडर, रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? ऑप्शन है महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है, महिलाएं बहुत भावुक होती है, या महिलाएं फैशन परस्त होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। चलिए आगे देखते हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ऑप्शन है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार, या महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 महिलाओं के लिए मताधिकार। ये नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है। क्या? महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके विषय में? जातक के विषय में। ऑप्शन देखते हैं। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया। अगला है इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें समानांतर लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया, या इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। किसकी? जातक कथाएं की। किसके द्वारा? तो सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके विषय में? आईने अकबरी। और इसके ऑप्शन है, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी वितरण प्रस्तुत करता है। अगला है, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है, या इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन के घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, यानी 42 का ऑप्शन 2 सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अंगद। तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी गुरु अंगद ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? एथेनियन लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं थी? इसके ऑप्शन है, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, या कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, 30 से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पुनः नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, या सभी नागरिकों को सीने व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी
होती थी। तो कौन सा इसका सही आंसर है? सही आंसर है ऑप्शन 3, 30 से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन है वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। अगला ऑप्शन है इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। अंतिम है उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 45 का ऑप्शन 2, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। 45 का ऑप्शन 2 सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है, चलिए देखते हैं क्या होता है। कला की इधर है कलात्मक रूप या इधर नामावली है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। क्या होगा इसका? कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। यह हमें इधर से चिन्ह लगाना है। तो इधर नैवाभिराम, फिर चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, रूप चित्रण, भारत में यूरोपियों को ईश्वरपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रैन दाब दर्शाती चित्रकला, इतिहास चित्रकला या ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तैल चित्रकला। इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक फिर बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सी का ऑप्शन 2 हो जाएगा और डी का ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापक केंद्रों से हुआ? ऑप्शन है पूना, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली, सूरत, मद्रास, कलकत्ता या नागपुर, मदुरई या दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी सूरत, मद्रास और कोलकाता से। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 48। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी हमारा कथन है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। अब बताना है हमें दोनों में से कौन सा सही है, गलत है या एक गलत है या एक सही है। तो क्या है? तो ए गलत है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति का कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाया गया है, ये गलत है। जबकि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ये सही है। यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसे आधा में पढ़ लेता हूँ। मलाहवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम कथन को पढ़ते हैं। तो कथन क्या है? महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। अगला कथन है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है गुलफरोशा, दरगाह, खानका या ईदगाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर होगा ऑप्शन 2 दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा या बासवनवा द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रामानुज द्वारा। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये रामानुज द्वारा किया गया था। इसका 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है यह एक फौजदारी अदालत थी और कथन बी है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। और हमें बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा सही है या कौन गलत है। तो यह एक फौजदारी अदालत था, ये गलत है, जबकि यह एक यूरोपियन जिलों अध्यक्षों की अध्यक्षता में चलता था, ये सही है। यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या है? आइए 53 देखते हैं। ये है गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर, नगर से लगी हुई भूमि जो इस माल की आपूर्ति करती है, या किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तो गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। अभिकथन कथन है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। क्या होगा ये हमें बताना है। कारण दिया हुआ है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करता है। चलिए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है, ये हमें बताना है। ए और कथन आर क्या दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। अगला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, या लास्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। कथन बी है पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कथन सी है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। बी और सी सही है परंतु आर गलत, ए गलत है। ए बी सी सभी सही है, या ए और बी सही है परंतु सी गलत है, या ए और सी सही है परंतु बी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी ए, बी और सी सभी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। पहले हमारा कौन सा मंडल है, फिर अगला कौन है, अगला कौन है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? तो चलिए मैं आपको इसका सीधे आंसर बता देता हूँ। पहले है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा ऋतुओं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। ऑप्शन है पृथ्वी के अपने कक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभा मंडल बनता है,
या पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है, या मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.1/2 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, ये इसका ऋतुओं का परिवर्तन का मुख्य कारण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी नाइट्रोजन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। ऑप्शन है अगला लेब्राडोर एक गर्म जल धारा है, या जिस स्थान पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी ए और सी दोनों सही है, बाकी बी गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा या हिमोड। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हिमोड, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब विवादास्पद मामले को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सही योजना के साथ सम्मानजनक पर चर्चा की पहल करनी चाहिए, या विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। अगला ऑप्शन है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, या समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, और इसके ऑप्शन है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन या मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है या कौन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी एक और बी, ए और बी दोनों सही है। क्या? राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, ये दोनों होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? ऑप्शन है एक चुनौती कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, या समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, या कार्य की पूर्ति करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी ए, बी और सी, ये तीनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। अगला कथन है ये विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। अगला कथन है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होने चाहिए, या दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए तथा डी, ए और ये डी, ये दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? ऑप्शन है राज सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम या अबुल फजल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3 मुजफ्फर आलम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? ऑप्शन है शिलालेख, हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी या लघु चित्रकारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 लघु चित्रकारी, ये प्रयुक्त करना गलत ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा
निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? इसके कथन है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या समता के मुद्दे पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों के किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? ऑप्शन है परिणाम निकालना, परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना या सामान्यीकरण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी परिकल्पना करना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? इसके ऑप्शन है व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, या विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, या वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 4 वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना। ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पर सबसे सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी। कौन सा? तो वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? ऑप्शन है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, या मूलभूत मामलों को उठाकर परीक्षार्थियों को इससे जोड़ना, या कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है या भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। या कथन बी है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। कौन सी? रंग भेद की प्रथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी ए और बी दोनों गलत है। ये दोनों गलत है, तो इस तरह ऑप्शन 2 इसका गलत सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ऑप्शन है सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या ग्राम सभा सदस्य। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन 3 ए और बी यानी सरपंच और वार्ड के सदस्य ये सभी ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? ऑप्शन है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, या भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, या सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, या भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना ये पटवारी या लेखापाल का उत्तरदायित्व है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है, वार्ड परिषदों को सरपंच मुखिया होता है, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, या वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 पर विचार कीजिए। सूची 1 विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, या सूची 2 विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। चलिए सूची 1 में रोजगार दिया हुआ है और सूची 2 में ऋण दिया हुआ है, इसका हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं क्या। कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, भरा किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज, या मध्यम किसान, कृषि संसाधन,
संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो इसका हमें मिलान करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन कृषि श्रमिक। तो इसका होगा एक स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, फिर बी तो उर्वरक एवं कीटनाशी बीज, और मध्यम किसान यानी कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बी यानी तीसरा, ए यानी पहला, ए पहला, बी तीसरा और सी दूसरा हो जाएगा। चलिए ये इसका सही क्रम होगा, ऑप्शन एक इसका सही क्रम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन करना हमें। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। दूसरा है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। अगला है सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है, या सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन एक, यानी सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो 76 का ऑप्शन एक सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपको बता दें कि ये सीटेट CTET 2020 के लिए पेपर 2 का ये शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज है। इसे पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही से लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। इसे आपको सही क्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं। ए है सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी है किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी है थोक विक्रेता बाजार व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और डी है एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और ई है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन 3 BCDEA। इसी क्रम में इसका ये सही क्रम हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? और इसके ऑप्शन है उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक उच्च न्यायालय। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। और कथन बी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, ये गलत है। दूसरा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 80 नंबर प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य इकाई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार या भारतीय अधिकारी तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? कथन है बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण या विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और बी दोनों केंद्रीभूत होना चाहिए।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से 2 गलत है और हमें गलत वाला ही कथन ही बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, या सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, या सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो कौन जो कथन है जो गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी बी और सी ये दोनों गलत है। ये तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना, या सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का यह महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? कथन है प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना। दूसरा कथन है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी केवल ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों और तथा अनुभवों से सीखना, ये इसका सही तरीका है। चलिए केवल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? कथन है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, और अगला कथन है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ए और बी में से कोई नहीं, यानी 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन है विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, या पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, या संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, या वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ये वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका कौन सा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, या विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, या अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा। तो खुली किताब मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? ऑप्शन है छोटे समूह की परियोजनाएं, या विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? उपयुक्त दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? ऑप्शन है परिस्थितियों को अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता, अनुभवों की तुलना, या विश्लेषण करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 यानी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। चलिए आगे चलते हैं। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और आज का हमारा ये सीरीज का पहला वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है ये, आप जरूर देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको पेपर 2 के जो 60 प्रश्न आएंगे उसमें से ज़्यादा उसका सही आंसर दे सके।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, कौन सी है? जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, या उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, या उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, या उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनस्पति के रूप में चित्रित करना। ये आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।